जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बॉलीवुड अब मुझे ऐसा लगता है कि उस नालायक बच्चे की तरह हो गया जिससे कि आपको गलती से भी उम्मीद नहीं पालनी चाहिए। ब्रह्मास्त्र रिलीज हो चुकी, एडवांस बुकिंग की जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार 15 करोड़ रुपए की तो एडवांस बुकिंग ही हुई। तो ऐसे में भाई ऑब्वियस सी बात है मूवी अच्छी होगी, लोग यही उम्मीद करके जा रहे हैं देखने के लिए। लेकिन अब मुझे देखने के बाद डर लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं मूवी में अब गड़बड़ झोल होने वाला है। मूवी को देखने के बाद पूरी जब मूवी खत्म हुई और एंड सीन देखने के बाद खास तौर पर जो पहला शब्द दिमाग में आया ना वो ये था कि यार ये तो निब्बा निब्बी की लव स्टोरी निकली। मतलब आखिर में वही होती है कि लड़की का चक्कर बाबू वही है, लड़की नहीं तो कुछ भी नहीं। करण जौहर के घर की जो रोजगार योजना है उसके तहत इसमें आलिया भट्ट को ऐसा लगता है रोल दिया गया है, और आलिया भट्ट नहीं तो कुछ भी नहीं। बेसिक सी बात पूरी मूवी में यही दिखाई पड़ती है। लेकिन शुरुआत से ही हम गलत बातें नहीं करते हैं, शुरुआत हमेशा अच्छे से करनी चाहिए। तो हम जरा शुरुआत में बात कर लेते हैं मूवी के पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में। उसके बाद बात करेंगे कि इस मूवी ने कहाँ पे आपको धोखा दिया है, और सिर्फ धोखा नहीं दिया है बल्कि धोबी पछाड़ ही दे दिया है कि आप उठने की इच्छा नहीं कर पाओ। सबसे पहले बात करें तो शाहरुख खान की। देखिए शाहरुख खान का जो रोल है, जो कैमियो है इस मूवी में काफ़ी अच्छा है, लेकिन शाहरुख खान का ही रोल जितना अच्छा है उतना ही इसमें बुरा हो चुका है। अब देखिए, अगर आपको स्पॉइलर नहीं चाहिए इस मूवी से संबंधित तो प्लीज़ कमेंट में जाके मुझे गाली देने से अच्छा होगा कि आप इस वीडियो को यहीं बंद कर दें, जिससे कि आप स्पॉइलर फ्री रहें और आप चाहें तो जाकर मूवी देख सकें। बाकी कहीं ना कहीं रिव्यू में थोड़े बहुत तो स्पॉइलर निकल ही जाएंगे, तो इसलिए अगर उनसे आपको बचना है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को यहीं बंद कर दो, मुझे कोई दुख नहीं होगा। तो वापस आते हैं शाहरुख खान के रोल पर। तो भाई शाहरुख खान का जो कैमियो है 5 से 10 मिनट का वो कैमियो है, काफ़ी अच्छा रोल है। जो उसमें ग्राफिक्स दिखाए गए हैं वो देखने के बाद एकदम से आपसे मूवी को लेकर जो आपकी उम्मीदें हैं वो बढ़ जाएंगी और आपको लगेगा कि नहीं, हम लोग यहाँ पर वाकई में कुछ प्रॉमिसिंग देखने के लिए आए हैं और हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ अच्छा हमको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जैसे ही शाहरुख खान का रोल खत्म होता है बस यूँ समझ लीजिए कि दुनिया वहीं खत्म हो जाती है, और उसके बाद मूवी को जिस तरीके से हाशिए पे जाना शुरू होती है आपको ऐसा लगता है कि ये कोई सुपर हीरो मूवी नहीं है या फिर सुपर नेचुरल एस्पेक्ट के ऊपर बनाई हुई मूवी नहीं है, बल्कि ये एक सिंपल सी लव स्टोरी है, वो भी छपरे लौंडे लौंडियाओं। वीएफएक्स की बात करें तो अभी तक बॉलीवुड में जितनी मूवीज बनी है उन सभी में वीएफएक्स इस मूवी का सबसे बेहतरीन है। जो एलिमेंट्स यूज किए गए हैं बहुत अच्छे हैं, कहीं कहीं पर ऑ मूवमेंट भी आता है और आपको देखकर लगता है कि नहीं यार ये वाकई में काफ़ी अच्छा बनाया गया है। सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है। आयन मुखर्जी वैसे भी इससे पहले वेकअप सेट और ये जवानी है दीवानी बना चुके हैं, तो पहाड़ों से उनका क्या प्रेम है ये अलग ही समझ में आता है। लेकिन सिनेमेटोग्राफी और वीएफएक्स वाकई में दोनों ही बहुत अच्छे हैं, और साथ साथ आयन मुखर्जी ने काम जो करवाना होता है ना वो बहुत अच्छा करवाया है। लेकिन अब बाकी चीज़ें जब आपको हरवाने के लिए लगी हुई हो तो कहीं ना कहीं फिर चीज़ें तो आ ही जाती है। डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आयन मुखर्जी के डायरेक्शन ठीक था। अब डायरेक्शन ठीक था तो ऑब्वियस सी बात है एक्टिंग भी सभी ने अच्छी करी थी, चाहे हम अमिताभ बच्चन की बात करें, आलिया की बात करें, रणबीर की बात करें, जिनको जो रोल दिया गया था सभी ने वो अच्छा किया था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूं कि रणबीर कपूर का काम तो शमशेरा में भी अच्छा था, लेकिन क्योंकि उनका रोल ही खराब था तो फिर चीज़ तो वहीं बिगड़ना शुरू हो गई। तो इसलिए चीज़ें कहीं से भी सेट नहीं हो पाई, चीज़ें बद से बदतर होती चली गई, बस इतनी सी बात हुई है और मूवी उठ नहीं पाई। अब आखिरी में बैकग्राउंड म्यूजिक की बात, भैया बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छा था। तो बैकग्राउंड म्यूजिक जो है इस मूवी की जान कह सकते हैं। जिस प्रकार से संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण किया गया बैकग्राउंड में, वो वाकई में दर्शकों को बांध के रखता है। बस पॉजिटिव एस्पेक्ट यहाँ खत्म होता है। अब हम आते हैं मूवी की असलियत के ऊपर कि मूवी ने कहाँ पर हाहाकार कर दिया है और क्यों दर्शकों को थिएटर से निकलते समय धोखा सा महसूस होगा। सबसे पहली बात तो ये कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब बॉलीवुड के लोग इस चीज़ को समझते हैं कि हम साउथ से पैसा कमाने जा रहे हैं, मतलब नागार्जुन को या फिर लाल सिंह चड्ढा में नागा चैतन्य को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई नागार्जुन और नागा चैतन्य दोनों के साथ ना बहुत बड़ा धोखा हुआ है। नागार्जुन साहब का मैं फैन तब से हूँ जब से वो मम मास वाली मूवी आई थी ना, तब से पैर से बवंडर बना देना भाई अलग खेल था। लेकिन नागार्जुन साहब का मैं जितना बड़ा फैन हूं ना उतना ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे इस मूवी में उनको देख कर लगा। मतलब आप साउथ के एक्टर से पैसा कमाना चाह रहे हो, पैन इंडिया की अपील बनाना चाह रहे हो, आप रोल कितना बड़ा रख रहे हो, इतना बड़ा भाई, इतना बड़ा एक्टर है वो, इतना बड़ा कैरेक्टर आप उसको दे रहे हो, नंदी अस्त्र उसमें उनको बनाया गया है, और रोल के नाम पर जितना ट्रेलर में दिखाया गया ना उससे डबल मिनट का रोल होगा, बस उससे ज़्यादा का रोल तो है ही नहीं भाई। मतलब ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगा कि यार नागार्जुन साहब को इतना छोटा रोल दिया गया। इसके अलावा एक और, अब ये स्पॉइलर होने वाला तो अभी भी अगर नहीं गया तो भाई अब जरूर चले जाना, बार बार वार्निंग दे रहा हूँ। शाहरुख खान का जो शुरू का 5 से 10 मिनट का कैमियो है ना उसी में शाहरुख खान का कैरेक्टर का अंत भी हो जाता है। तो मूवी ने जो हाइप बनाई थी वो हाइप कहीं ना कहीं तो वहीं खत्म हो गई। मतलब शाहरुख खान का रोल खत्म हुआ और मुझे ऐसा लगा कि यार अब तो मतलब क्या है इस मूवी में। फिर भी एक उम्मीद थी, लेकिन वाकई में एंडिंग देखने के बाद पता चला कि अगर शुरुआत में शाहरुख के साथ वो सब नहीं हुआ तो शायद ज़्यादा अच्छा होता और मूवी एक अच्छी किक के साथ खत्म हो पाती। इसके अलावा इस मूवी में जो मेन विलन का जो रोल है उसको अभी तक रिवील नहीं किया गया, मतलब उसको अगली मूवी के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन अगर हम मार्वल की बात करें तो मार्वल में अगली मूवी में क्या कुछ होने वाला है उसकी जो मतलब एंड क्रेडिट रहता है ना उसमें उसको सीन दे दिया जाता है, और कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी यूएसपी बन जाता है आने वाले समय में, जिससे कि उस मूवी को लेकर जो हाइप और जो बज़ रहना था वो बहुत ज़्यादा बन जाता है।
वो भी यहाँ पर नहीं किया गया। अच्छा, और सबसे ज्यादा इरिटेटिंग अगर इस मूवी में मुझे कुछ लगा है ना, तो वो है आलिया का फुदकना। मतलब जैसे ही कहानी के साथ आप कनेक्शन बनाना शुरू करते हो, आलिया और चक के बीच में आ जाती है। जैसे ही आपको लगता है कि नहीं कहानी में आगे बढ़ रही है, आलिया और चक के बीच में आ जाती है। सबसे ज्यादा हद तो तब हो गई यार, मतलब जब पूरी लड़ाई चल रही है, पता चल रहा है कि भाई आलिया नहीं तो कुछ भी नहीं, और आलिया कोई सुपर ह्यूमन नहीं है। मैं यही बता दूं, एक नॉर्मल लड़की है, नॉर्मल लड़के का किरदार उसने प्ले किया, लेकिन उसके बाद भी उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। यार आप मजाक कर रहे हो क्या? मतलब कई जगहों पर तो, और वो रणबीर कपूर स्पाइडरमैन जैसे भी ऐसे आग फेंकता हुआ नजर आया। हद होती है यार, मतलब आप क्या चाह रहे हो? क्या लोग क्या दिमाग बंद करके अभी भी देख रहे हैं? ऐसा नहीं है, आजकल लोग दिमाग खोल के देख रहे हैं, तो आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी थोड़ा। मतलब सीधे सीधे तौर पर जिस तरीके से अयान मुखर्जी इस मूवी को, या इस पूरे जो सीरीज आने वाली, इसको अस्त्रवर्ष कहकर बोल रहे थे ना प्रमोट, कोई अस्त्र नहीं है भैया। सीधी सीधी सी एक चिपरी सी लव स्टोरी है और कुछ भी नहीं। और लव स्टोरी भी अच्छी नहीं बन पाई, मैं आपको बताऊं, क्योंकि लव स्टोरी जैसी थी नहीं, एक्शन जैसा हो नहीं पा रहा था। वीएफएक्स बहुत अच्छे थे, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, लेकिन हाँ, जो एक लव स्टोरी के साथ जो कनेक्शन बनता है ना यार, वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। अच्छा, अब सबकी बात कर ले, मौनी रॉय की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मौनी रॉय को देखकर पहले तो मुझे नागिन सीरियल की याद आई, उसके आसपास जो वीएफएक्स चल रहा था उसको देखकर ससुराल सिमर की याद आई, और सबसे बड़ी बात मुझे याद आई यहाँ पर बालवीर। मतलब कहीं कहीं मुझे फील हो रहा था कि शायद मैं बालवीर को बड़े पर्दे पर देखने आ गया, जिसको कि मैंने सब टीवी पर, कभी छोटे पर्दे पर भी नहीं देखा। मतलब मौनी रॉय ठीक है, कोशिश कर रही थी वहां पर, बहुत अच्छी को एक्टिंग भी करी उन्होंने अपने स्तर पे, लेकिन जिस लेवल की चीज की जरूरत थी शायद वो कहीं ना कहीं लैक कर रहा था। और मैं सिर्फ इसीलिए बोल रहा हूँ कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी जो कि यहाँ पर मिसिंग दिखाई दे रही थी। सबसे बड़ी बात, जब आप इतने बड़े लेवल की मूवी बनाते हो, आप इतने सारे एक्टर्स को, कैरेक्टर्स को इसमें इंक्लूड करते हो, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात यह रहती है कि आपको इसमें उन सभी से कनेक्शन बिल्ड करना होता है। शाहरुख खान की अगर हम बात करें तो उसमें फिर भी थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि हाँ चलो कुछ कनेक्शन हो रहा है, लेकिन नागार्जुन के साथ तो कोई कनेक्शन ही बिल्ड नहीं हो पाया, कोई बैकग्राउंड ही नहीं उनका दिखाया गया, कुछ नहीं बताया गया क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। शुरुआत में जो बस 1 से 1.5 मिनट का जो बैकग्राउंड दिखाया गया था, बैक स्टोरी बताई गई थी, उसके अलावा कुछ था ही नहीं। मतलब वो चीजें आपको याद भी नहीं रहेंगी थिएटर से निकलते समय कि शुरुआत में हुआ क्या था। अच्छा, सबसे बड़ी बात आखिरी में अगर कैरेक्टर की बात करें, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि भाई रणबीर के ऊपर आलिया भारी बढ़ती हुई दिखी। इसको लेकर तो कई जो अर्ली रिव्यूअर्स थे उन्हें ही बोला था कि आलिया का रोल तो फिर भी इसमें ठीक है, रणबीर पूरी मूवी में वाकई में कंफ्यूज दिखे, और रणबीर को ऐसा लग रहा था कि एक छूटा हुआ घोड़ा जिसके गले में लगाम डालने की जरूरत है, और लगाम शायद अगले पार्ट में डलेगी। देखो, मोटी मोटी बात यह है कि इस मूवी ने काफी ज्यादा प्रॉमिस किया था लोगों को, बॉयकॉट इसका चल रहा था, बॉयकॉट के बाद भी इस मूवी ने कई लोगों को प्रॉमिस किया था कि नहीं, हम एक अच्छा कंटेंट आपको बना के देने वाले हैं, बट थिएटर में जो कुछ देखने के लिए मिला है, उसको देखने के बाद सीधे तौर पर यही पता चल रहा है कि नहीं, यहाँ पर धोखा हो गया। अस्त्रों के ऊपर ये कहानी थी, और अस्त्रों को ही इतने अच्छे से नहीं दिखाया गया, बस जो एक रणबीर कपूर का किरदार था उसी के अस्त्र की पूरी कहानी चलती रही। अगर आप किसी एक मूवी के थ्रू एक बिल्डअप बनाना चाह रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट पार्ट में काफी सारी चीजें जो कि इंट्रोड्यूस करानी पड़ेंगी, छोटी छोटी कहानियों से ही सही, लेकिन आपको बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा, जिससे कि आने वाले समय में पब्लिक उस चीज से कोरिलेट कर सके। इस मूवी की एंडिंग कुछ ऐसी है कि बस ये यहाँ पे खत्म हो गई। या तो मेकर्स को ये डर था कि भाई हो सकता है ये मूवी ना चली तो हम अगली मूवी शायद ना बना पाए, इसलिए उन्होंने यहाँ पे खत्म कर दी मूवी। अब अगली मूवी ऐसी है कि अगर ये चल गई तो अगली बना देंगे, नहीं तो उसका कोई सीन मुझे फिलहाल दिख नहीं रहा है। तो ऐसा है कि ऑल इन ऑल इस मूवी से एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा थी। बच्चों को ये मूवी खासतौर पर काफी पसंद आएगी, क्योंकि उनको बालवीर बड़े पर्दे पर देखने के लिए मिलने वाला है। अगर बालवीर को ही देखना है तो फिर बालवीर को हम लोग टीवी पे भी देख सकते हैं, बड़े स्क्रीन के ऊपर। लेकिन हाँ, इस मूवी ने वाकई में डिसअपॉइंट किया है, और कई जो सारे रिएक्शंस निकल कर सामने आ रहे हैं, वो भी कुछ यही जो हालिया है, मतलब जो दिल की बात वही बयां कर रहे हैं। मतलब अगर हम लोग सीधे सीधे तौर पर तरण आदर्श ने इसको लेकर जो अभी तक रिव्यू किया है, उसके ट्वीट को ही अगर हम देखें, तरण आदर्श ने लिखा है 1 वर्ड रिव्यू, ब्रह्मास्त्र डिसअपॉइंटिंग, 2 स्टार उन्होंने दिए हैं। ब्रह्मास्त्र इज अ किंग साइज डिसअपॉइंटमेंट, मतलब बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है ये। हाई ऑन वीएफएक्स, लो ऑन कंटेंट, सेकंड हाफ, मतलब दूसरा हाफ था तो वाकई में दूसरा हाफ में क्या चल रहा था लिटरली समझ में नहीं आया था। पहले हाफ में लव स्टोरी घुसा के इन्हें पूरा कबाड़ा कर दिया था, और फिर ये अच्छा, ब्रह्मास्त्र कुड हैव बीन अ गेम चेंजर बट अलास इट्स अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, ऑल ग्लोस नो सोल। मतलब सब चमक 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 धमक है, लेकिन कुछ आत्मा नहीं है। मतलब वो कहते हैं ना, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, कुछ उस तरह की चीज़ इस मूवी में दिखाई पड़ी। तो अब देखना ही होगा कि भाई आने वाले समय में संडे के बाद, खासतौर पर संडे के बाद इस मूवी का बिजनेस कैसा जाता है, क्योंकि शुरुआत के 3 दिन की तो एडवांस बुकिंग लपक के हो चुकी है और लोग देखने जाएंगे। शुरुआत के 3 दिन में ही जितनी कमाई कर लेगी ना, उतनी कर लेगी, और उसके बाद इस मूवी का असली टेस्ट शुरू होने वाला है। आपने अगर ये मूवी देख ली तो प्लीज़ आप भी बताइए कि आपका इस मूवी को लेकर क्या कहना है। बाकी गाली देने के पहले एक बार ये सोच लेना कि भाई रिव्यू इसीलिए देना पड़ता है क्योंकि एक अवेयरनेस भी फैलानी होती है, हर चीज़ को नेगेटिव उसमें नहीं देख सकते। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।